हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITA स्टडी। आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 1 से सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ और उसके सोल्यूशन जो कि निमी क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। पिछले 3 सालों से ITI या CITS में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं CBT में, वे सभी निमी क्वेश्चन बैंक से ही लिए गए हैं। तो ये वीडियो आपके आने वाले AITT एग्ज़ाम या CITS एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। यहाँ पर एक सेफ्टी साइन दिया हुआ है, उसका नाम क्या है या किस प्रकार का साइन है वो आपको बताना है। चलिए तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन है चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह या सूचनात्मक चिन्ह। तो ये जो सिंबल दिया हुआ है, जो साइन दिया हुआ है, वो है सूचनात्मक चिन्ह। ये है फर्स्ट एड अवेलेबल का, जो कि सूचनात्मक चिन्ह होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इंफॉर्मेशन साइन यानी सूचनात्मक चिन्ह। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द स्मूथरिंग इन एक्सटिंग्यूजिंग ऑफ फायर। तो एक्सटिंग्यूजिंग ऑफ फायर में स्मूथरिंग जो होता है उस शब्द का अर्थ क्या होता है, यहाँ हिंदी में भी दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन की ओर हम देखेंगे। सबसे पहले बता दें कि ये जो आग होती है, आग लगने के 3 कारक होते हैं। एक होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है फ्यूल, तीसरा होता है हीट यानी ऊष्मा। ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट यानी ऑक्सीजन ईंधन और ऊष्मा आग लगने की ये 3 कारक है। अगर इन तीनों में से कोई एक कारक को हटा दिया जाए या अलग कर दिया जाए तो आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। तो इसमें स्मूथरिंग शब्द का अर्थ होता है कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, विच इज़ द फिजिकल हजार्ड, यानी कि निम्न में से भौतिक हानि क्या है। भौतिक हानि यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइब्रेशन, कंपन, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्यूजर, यानी निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। फायर एक्सटिंग्यूज़र जब आप यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, ये सिंपल तरीके से कहा जाए तो ये एक शॉर्टकट किस तरीके से आप उसको यूज़ करेंगे फायर एक्सटिंग्यूज़र को आग को बुझाने के लिए। तो सिंपली इसका एक कोड होता है पास। तो ये जो पास होता है यानी PASS में कुछ शब्द बने हुए हैं, उस शब्द को सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना है। तो आप लोग जानते हैं कि फायर एक्सटिंग्यूज़र में अलग अलग पार्ट होते हैं, जो कि उनके नाम जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आप लोग क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सिंपली इसमें पास जो शब्द है, पास यानी इनका फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। P फॉर पुल, A फॉर एम, S फॉर स्क्वीज़ और नेक्स्ट जो सेकंड एस है उसका अर्थ होता है स्वीप। इसका अर्थ ये होता है हिंदी में, सबसे पहले पुल का अर्थ होता है खींचना, किसे खींचना है। तो जब फायर एक्सटिंग्यूज़र के सिलेंडर में आप देखेंगे कि उसमें कुछ पिन होते, एक पिन होता है हैंडल यानी लीवर जो होती है, उसमें नोज़ल लगा होता है आगे की और उसमें हॉस भी लगा होता है, जहाँ से जो फायर एक्सटिंग्यूज़र के अंदर जो मटेरियल होते हैं, अलग अलग प्रकार के फायर एक्सटिंग्यूज़र में अलग अलग चीज़ें होती है और उसकी सहायता से अलग अलग प्रकार की आग को बुझाया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पिन को निकालना है, पुल करना है, ठीक है, यानी खींचना है। उसके बाद आपको उसके बाद एम यानी निशाना लगाना है। निशाना कहाँ लगाना है, जहाँ पे आग लगी हुई है, आप वहीं पे जो भी फायर एक्सटिंग्यूज़र यूज़ करेंगे वहीं पर आप निशाना लगाएंगे। अलग जगह पे निशाना लगाएंगे तो मटेरियल वेस्ट हो जाएगा, आग भी नहीं बुझेगी। नेक्स्ट जो फर्स्ट एस है उसका अर्थ होता है स्क्वीज़, मतलब दबाना। सबसे पहले खींच के निशाना लगाया, फिर लगाने के बाद आप क्या करेंगे, जो लीवर होती है आप उसको खींचेंगे यानी दबाएंगे।
दबाना है। दोनों जो हैंडल की तरह दिखते हैं उस लीवर को आपको दोनों को हाथों से ज़ोर से दबाना है। दबाने के बाद आपको क्या करना है, स्वीप करना है। सेकेंड एस जो है यानी लास्ट एस उसको घुमाना है। किसको घुमाना है, तो नोज़ल जो पकड़े हुए होंगे हॉर्स को, नोज़ल जो हॉर्स से कनेक्ट होता है वाल्व की मदद से, तो आपको उसको क्या करना है, जो सिमिलरली कहें तो सिंपली कहें तो जो पाइप होती है पाइप को लेके घुमाना है। किधर घुमाना है, जहाँ आग लगी हुई, एक ही जगह पे नहीं निशान लगा के दबाना है, चारों ओर मूव करना है यानी घुमाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेप ऑफ द 5S कॉन्सेप्ट रेफर्स स्टैंडर्डाइजेशन, यानी 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो ये जो 5S है ये है एक जापानी विचारधारा। ये जो 5S है जो विचारधारा है वो जापान ने बनाया था। ये 5S में S से 5 शब्द बने हैं जिसको सीक्वेंस वाइज अरेंजमेंट किया गया है, जो कि मैनेजमेंट में काम आता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि ये 5S जो है वो 5S क्या क्या है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, यानी 5 जो S है जो कि S से स्टार्ट होता है, आपको याद रखना है। पहला यानी शॉर्ट होता है, दूसरा सेट इन ऑर्डर, तीसरा शाइन, चौथा होता है स्टैंडर्डाइजेशन और पांचवा होता है सस्टेन। तो यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में पूछा गया है। तो स्टैंडर्डाइजेशन वो 4th जो चरण है उसी में आता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेप 4, चतुर्थ चरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, विच प्लायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप्स, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तो तार, जो भी तार है, पतले तारों की हुक या लूप बनाने के लिए राउंड नोज प्लायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राउंड नोज प्लायर। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पिंसर, पिंसर का उपयोग क्या है। पिंसर जो कि आप लोगों ने जितने भी हैंड टूल्स हैं उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पिंसर एक्चुअली में वो थोड़ी सी लगभग प्लायर की तरह दिखता है, बट आगे का पोर्शन जो होता है वो प्लायर की तरह नहीं होता है, वो इस तरीके से होता है। तो जो पिंसर होता है यानी पिछले वाला भाग जो हैंडल होता है वो प्लायर की तरह होता है, बट आगे का जो हिस्सा होता है वो इस तरीके से होता है कि कुछ खींचने के वो काम आता है। खींचना मतलब कि जैसे कि कील निकालना लकड़ी में से, तो इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन में हम देख लेंगे, तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी में, एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड, यानी लकड़ी में से पिन और कीलों को निकालने के लिए पिंसर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो इस सड़क चिन्ह का जो आप देख रहे होंगे ये है स्टॉप, इसको स्टॉप बोलते हैं, और ये जो है ये आवश्यक चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आगे अगर आपका रास्ता ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रही तो आपको स्टॉप करना है अपने व्हीकल को, तो ये इस प्रकार का भी एक सिंबल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइंस इन द बेसिक कैटेगरी, यानी मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। यहाँ पूछा जा रहा है जो वार्निंग साइन होती है, बेसिकली आप लोग 4 साइन पढ़े होंगे 4 प्रकार के, तो उनमें से एक है वार्निंग साइन यानी चेतावनी। तो चेतावनी चिन्ह का जो बैकग्राउंड कलर होता है वो क्या होता है, तो वो होता है येलो यानी पीले रंग का, और उसका बैकग्राउंड का जो शेप होता है वो ट्रायंगल शेप होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल है विच टाइप ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं विद्युत उपकरणों में अगर आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए हम हेलोन प्रकार का अग्निशामक यंत्र यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द वेस्ट डिस्पोजल मैथड दैट प्रोड्यूसेस हीट, यानी अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भस्मीकरण। जब आप कुछ जलावन करते हैं तो उसमें अपशिष्ट निपटान करते हैं तो उसमें गर्मी उत्पादन होती है, यानी गर्मी उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स, यानी धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपी जिसको शॉर्टकट में कहते हैं का उपयोग किया जाता है। अगर बहुत धुआं वाला इलाका है, धुएं हैं, उस सिचुएशन में यानी उस एरिया में आप क्या करेंगे, तो उस सिचुएशन में आप नोज मास्क का उपयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIS। BIS का पूर्ण रूप क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म बताना है। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये आपको याद रखना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच मैथड इज़ यूज्ड टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड्स, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम होता है या फिर जहाँ कहीं भी भारी भारी सामानों को उठाया या फिर एक स्थान से दूसरी जगह पर लाया जाता है तो जो चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है तो उस मेथड को उसको क्या कहते हैं, तो वो होते हैं क्रेन या स्लिंग्स के माध्यम से, यानी इसका आंसर हो जाएगा क्रेन एंड स्लिंग्स, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है व्हाट इज़ द स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर, यानी आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। इससे पहले एक स्मूथरिंग शब्द था, अब यहाँ पे स्टार्विंग शब्द आ गया। जैसे कि मैंने बताया कि आग लगने के 3 कारक होते हैं, ऑक्सीजन, ईंधन और ऊष्मा। इन तीनों में से किसी एक को भी हटा देंगे, अलग कर देंगे तो आग बुझ जाएगी। स्मूथरिंग में क्या था, हम ऑक्सीजन को अलग करते थे। अब ये सवाल है स्टार्विंग में, तो स्टार्विंग में हम फ्यूल को अलग करते हैं आग में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, यानी ऑप्शन सी। अब यहाँ पे एक बात और है कि यहाँ पे आप एक नोटिस एक चीज़ कर रहे होंगे कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, बट हिंदी का ट्रांसलेशन इसका कुछ और है, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। भाई ये जो शब्द, ये जो सेंटेंस है इसका तो ये हिंदी ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं है, तो कभी कभी बाय मिस्टेक प्रिंट आउट हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो गया है एक्चुअली में। तो ये जो सी ऑप्शन में है रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, इसका ट्रांसलेशन जो है वो है ऑप्शन बी का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो है, यानी कि सी का जो इंग्लिश सेंटेंस है उसका हिंदी ट्रांसलेशन बी में चला गया है और बी का जो इंग्लिश सेंटेंस है उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो ऑप्शन सी में आ गया है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बट कोई नहीं, आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है। अब आपके सामने एक और सवाल है कि सवाल ये है कि भाई यहाँ पे इंग्लिश वाला तो यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्विंग का अर्थ हम जानते हैं कि फ्यूल को हटाना है, अलग करना है आग में से, तो ओके ये तो राइट आंसर है। पर हिंदी में तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो हम ऑप्शन सी को राइट करें या ऑप्शन बी को राइट करें, यानी किस ऑप्शन को टिक करें। अगर एग्ज़ाम में ऐसे आ भी गया तो हम क्या करें, ये सवाल भी हो सकता है। कोई हो सकता है कि हिंदी पढ़ के ऑप्शन बी को टिक कर दिया, कोई हिंदी समझता हो, कोई इंग्लिश समझता हो तो उसने इंग्लिश समझ के ऑप्शन सी को कर दिया।
तो जब आंसर चेकिंग होगा तो आंसर में तो उसके पास एक ही ऑप्शन होगा, या तो बी होगा या तो सी होगा। तो इनमें से भले हिंदी वाले लड़के या इंग्लिश वाले लड़के ने अपनी तरफ से सही आंसर दिया, बट किसी ना किसी का तो गलत होगा। तो इसमें देखा जाता है कि इंग्लिश में जो राइट आंसर होता है उसी को प्रेफरेंस मिलता है, यानी उसी को सही माना जाता है, हिंदी वाले को सही नहीं माना जाता। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भले ही उसका हिंदी ट्रांसलेशन या बाय मिस्टेक कुछ और हो गया हो, पर उससे वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका ऑप्शन सी ही जो हो, यानी जो राइट इंग्लिश वाला है उसी को राइट माना जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पीपीई। इस पीपीई का नाम क्या है। यहाँ जो दिख रही है आप लोगों को एक डायग्राम, एक चित्र, तो ये पीपीई का, इस पीपीई का नाम क्या है। इस पीपीई का नाम है हैंड स्क्रीन, हाथ स्क्रीन। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अक्सर आप लोग वेल्डिंग करते हुए देखे होंगे, जहाँ पे वेल्डिंग कर रहे होते कुछ कुछ स्पार्किंग निकलती है, तो उससे क्या होता है, हाथ से पकड़ के ये अपने आँखों की सुरक्षा करते हैं। तो ये हो जाएगा हैंड स्क्रीन। कभी कभी ट्रेनीज़ को ये लगता है कि ये हेड शील्ड है, तो नहीं, ये माथे पे लगा के नहीं करते हैं, हाथ से पकड़ के प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हैंड स्क्रीन, ना कि हेड शील्ड। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी। यानी अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। अपशिष्ट निपटान जो कि वेस्टेज मटेरियल होते हैं, हम उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में निपटान करते हैं। तो सबसे अच्छा जो मेथड है वो है पुनः चक्रण, यानी रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग करने के बाद हम उसका फिर से रीयूज़ यानी पुनः प्रयोग कर सकते हैं, और इससे बहुत सारी ऊर्जा जो होती है वो बच जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रिसाइकलिंग, पुनः चक्रण। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है Which artificial respiration method is to be performed to the victim with injuries on the chest and bellies। यानी किस प्रकार के कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। देखिए, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यानी कृत्रिम श्वास देना, ये कब कब देते हैं, जब पीड़ित को विद्युत झटके से बहुत सारी चोटें लग जाती है, या तो पीठ साइड लगती है या तो पेट के साइड लगती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि छाती और पेट में चोट हो और उनको श्वसन लेने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हो और उसको कृत्रिम श्वसन देना है। तो किस मेथड आप, कौन से मेथड को आप अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आप करेंगे नेल्सन्स आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, यानी नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि को आप अपनाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर ये डी ऑप्शन अगर आपके चारों ऑप्शन में ना रहे और उसके जगह पे सिल्वेस्टर रहे, तो आप सिल्वेस्टर पे मारेंगे आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड इज कॉज फॉर इन्फेक्शन। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। तो संक्रमण हो सकता है बायोलॉजिकल हजार्ड से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जैविक नुकसान। अगला सवाल है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस टूल। इस औजार का क्या उपयोग है, क्या यूज़ है इसका। तो ये जो औजार है ये एक पिंसर है। पिंसर का रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन था बैक में, तो अभी फिर से आ गया है। यही है पिंसर, जो कि मैंने बताया था ये जो पिछला पोर्शन है कुछ ये जो इस यहाँ से रिबेट, जो पिवेट है यहाँ पे रिबेट जैसा दिख रहा है, तो यहाँ जो दो हैंडल है वो बिल्कुल प्लेट जैसा है, लेकिन आगे का कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये पिंसर है। तो इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ है कीले निकालना। तो ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड, यानी लकड़ी से कीले निकालना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पिंसर का काम क्या है, लकड़ी में से कीले को निकालना। ये बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है
अगला सवाल हाउ विल यू डायगोनाइज द विक्टिम इज सफरिंग अंडर कार्डियक अरेस्ट, यानी दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। कोई व्यक्ति है, कोई विक्टिम है और उसको दिल के दौरे पड़ रहे हैं, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे, उसमें क्या लक्षण आपको दिखेंगे जिससे आप जान जाओगे कि उसे दिल का दौरा पड़ा हुआ है। तो आप सिंपली उनके होठों को देखेंगे, तो होठ जो होते हैं वो ब्लू हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपीयर्स ब्लू कलर अराउंड हिज लिप्स, यानी होठों के चारों ओर नीला रंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब भी आप देखोगे कि उसके होठ नीले नीले हो गए हैं, ब्लू, तो आप समझ जाएंगे कि उसे दिल का दौरा पड़ा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल, इस औजार का क्या नाम है। यहाँ पे एक टूल दिया गया है, इस टूल को आपको पहचानना है कि ये क्या है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, इस चित्र में आप लोग देख ही लिए होंगे, फिर भी एक बार देख लीजिए। वायर स्ट्रीपर नहीं है, क्रिम्पिंग टूल नहीं है, कॉम्बिनेशन प्लायर भी नहीं है। तो ये क्या है, ये है डायगोनल कटिंग प्लायर है। क्या है ये, डायगोनल कटिंग प्लायर, जिसको हम पार्श्व कटिंग प्लायर भी कहते हैं, डायगोनल प्लायर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम आपको बताना है कि ये क्या है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये ग्लव्स दिखाया गया है, मतलब ग्लव्स आपको पहनने चाहिए। तो ये किस प्रकार का सेफ्टी साइन होगा, तो ये हो जाएगा मैंडेटरी साइन, यानी आवश्यक चिन्ह, आपको ग्लव्स पहनने चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है व्हाट विल बी फर्स्ट एड टू बी गिवन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराई जाती है। सवाल में पूछा जा रहा है कि कोई पीड़ित है, उसे चोट लगी है और ब्लीडिंग होती जा रही है और काफ़ी मात्रा में हो रही है, तब आप फर्स्ट एड में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो जहाँ पर भी घाव बने हैं, घाव यानी ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ हल्का दबाव करना चाहिए ताकि ब्लीडिंग उतना ना हो। ज़्यादा ब्लीडिंग होने के में जो पीड़ित है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, कमज़ोरी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन। ऐसा नहीं कि बहुत अधिक दबाव डालना है, हल्का दबाव डालना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन टू रेस्क्यू द विक्टिम इफ़ ही इज स्टिल इन कॉन्टेक्ट विद द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, यानी पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमें मालूम है कि दुनिया में अगर जितने भी बीमारी है, रोग हैं, उनके लिए तो कोई ना कोई दवाई निकल ही गई है, लेकिन अगर हमें शॉक लगती है तो उसकी कोई दवाई नहीं है। तो हमें हमेशा जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ काम करेंगे, मशीन पे करेंगे या लाइव वायर पे काम करेंगे, तो हमें बहुत ही ध्यान से काम करना चाहिए, क्योंकि इन केस अगर बाय चांस कभी दुर्घटना घट गई या शॉक लग गया तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और साथ ही सवाल में ये पूछा जा रहा है कि अगर पीड़ित जो है विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है, यानी उसको कहीं से शॉक लगा हुआ है, तो उस वक्त आप तात्कालिक कदम, इंस्टेंटली आप क्या कदम उठाएंगे। ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है, हाथों द्वारा खींचे या धक्का दे, यानी कि कहा जा रहा है कि क्या आप पीड़ित को हाथों से धक्का या खींचना चाहिए, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे आपको भी शॉक लग सकती है। ऑप्शन में बी में क्या है, अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दे, यानी आप कॉल करेंगे या तो आवाज़ लगाएंगे या तो जाएंगे, तब तक तो पीड़ित को बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी में है किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएंगे,
तो जब तक बुलाएंगे तब तक ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी रोक के रखेगा, ठीक है अच्छा आप बुला लीजिए, हम इन्हें कुछ नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन क्या है? लास्ट ऑप्शन है संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दे, यानी जितने भी टर्मिनल्स है, कनेक्टर्स हैं, कॉन्टैक्ट है, उसको अलग कर देना है, आइसोलेट कर देना है, और जो मेन पावर सप्लाई है उसको ऑफ कर देना है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब भी किसी को शॉक लगे तो आप सबसे पहले आप सप्लाई को कट करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कॉशनरी साइन? इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? तो इस यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को पहचानना है और आपको बताना है कि इस चिन्ह का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, यानी पैदल क्रॉसिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है विच इज़ द गोल्डन आवर फॉर द विक्टिम इंजर्ड ऑन हेड विथ रिस्क ऑफ डाइंग? यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वो मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है? देखिए आए दिन जब हम सुरक्षा जो इंस्ट्रक्शन है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन या रेगुलेशंस को हम जब नहीं फॉलो करते हैं तो कुछ ना कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो ही जाते हैं। इन केस अगर किसी को सिर में चोट लगती है तो जो चोट लगती है वो काफ़ी ख़तरनाक होता है, और अगर ज़्यादा चोट लगी हो तब तो और ज़्यादा ख़तरनाक है। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि अगर कोई पीड़ित है जिनको सर में चोट लगी है और वो मरने जैसा हो गया है, उसके पास गोल्डन जो आवर होता है वो कितने तक का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले 30 मिनट, यानी फर्स्ट 30 मिनट्स। वो कैसे होता है? वो इस तरीके होता है कि जब सर में चोट लग जाती है तो हमें तो मालूम है कि सर जो है वो हेड इसलिए कहा गया है, समझ ही रहे होंगे, जो CPU से कंपैरिजन किया हो गया है, आप लोग जानते भी हो, यानी सब चीज़ कंट्रोल, यानी पूरे बॉडी का कंट्रोल वहीं होता है। जब कंट्रोल करने वाला कंट्रोल सिस्टम ही गड़बड़ हो जाए तब कितना नुकसान होगा आप समझ सकते हैं। तो अगर सिर में चोट लगी है वहाँ पे और बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और वहाँ पे जब ब्लीडिंग होगी तो ये पीड़ित जो होता है वो और कहा भी जा रहा है कि वो मरने जैसा हो गया है, उसके पास समय बहुत कम है। कितना तो अगर 30 मिनट के अंदर हम उसका ट्रीटमेंट चालू करेंगे तो हो सकता है कि वो बच जाए, स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। अगर हम 30 मिनट उसे छोड़ दें या 30 मिनट हम कुछ ना करें तब हम उसको शायद डॉक्टर उन्हें ना बचा पाएँ, या भगवान भरोसे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 30 मिनट, यानी कि अगर सिर में चोट लगी हो तो उनके पास बचने के लिए, अपनी ज़िंदगी पाने के लिए 30 मिनट जो है उसके लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन आवर है। 30 मिनट के अंदर उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाना चाहिए। इससे अधिक समय हो गया तो उसके बचने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, या फिर उन्हें बहुत ही कष्ट होता है, जो कि भगवान ना करे किसी को ऐसा हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट और आखिरी सवाल है विच कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज़ रेफर्ड एज कोमा स्टेज? पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? अक्सर आप लोगों ने कोमा शब्द जो है सुना होगा या फिर पढ़े भी होंगे। तो कोमा या फिर बहुत सारी मूवीज़ में देखे होंगे, कोमा हॉस्पिटल में देखते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं जब पीड़ित। तो आप देखते होंगे कि जो पेशेंट होते हैं वो ना कोई रिस्पॉन्स करते हैं, ना बात करते हैं, ना कोई इमोशन उनमें दिखती है, इमोशंस तो बिल्कुल नहीं, ना हंसना, ना बोलना, ना गाना। तो इसमें क्या होता है, इसमें वो टोटली पूरी तरीके से संवेदनहीन होकर लेटे रहते हैं, और उसे आवाज़ लगाएं या बात करने की कोशिश करें वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये थी सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 1 सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल से जितने भी क्वेश्चन थे निम्मी क्वेश्चन बैंक से, भारतीय स्किल से लिए गए थे ये सारे क्वेश्चन। और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा जितने भी सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। अगर कोई सवाल डिस्कस करते टाइम आपको
समझ ना आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।